हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत या जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं और इन्होंने कितनी स्टेज में बांटा है, कितनी अवस्थाओं में बांटा हुआ है, क्या है इनके सीखने का सिद्धांत और इनका परिचय आज हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत से पूछा जाता है। पूरे ब्रूनर के सिद्धांत को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे आज। इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं। ये केवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवीएस के साथ साथ ये सीटेट, टेट, सुपर टेट, अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांतों से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अन्य जैसे अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन सब लोगों के सिद्धांत हमने पिछले वीडियोज में करवा रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। ये सभी सिद्धांत हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत बेसिकली पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित था। पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ था, लेकिन ब्रूनर ने अपनी सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा हुआ था। तो वो क्या है 3 स्टेज और क्या है ब्रूनर का सिद्धांत, ये देखते हैं हम लोग। इस सिद्धांत का नाम है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये है जेरोम ब्रूनर साहब। इनका परिचय हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस सिद्धांत के और अन्य क्या क्या नाम है। हर सिद्धांत के 2 से 3 नाम होते हैं। कभी कभी एग्जाम में नाम बस दे देता है कि इस सिद्धांत का क्या नाम है, नाम बदल करके पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए हर सिद्धांत का नाम जानना जरूरी होता है। नाम के साथ साथ उपनाम जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसका क्या नाम है? इसका अन्य नाम है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। एक तो हो गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा क्या है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। फिर अन्वेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत का एक अन्य नाम है अन्वेषण सिद्धांत या निर्मितवादी सिद्धांत या त्रिज्य निर्मितवादी। इस तरह से भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये सारे सिद्धांतों के नाम किसके हैं? ब्रूनर के सिद्धांत के नाम है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसके फोल्डिंग शब्द जो था इन्होंने ही दिया था। इसके फोल्डिंग का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट में वाइगॉस्की ने लाया था। इसलिए हम लोग इसके फोल्डिंग को वाइगॉस्की से पढ़ते। लेकिन अगर पूछ ले कि इसके फोल्डिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रूनर साहब ने किया था। उसको इम्प्लीमेंट में वाइगॉस्की ने लाया था। इनका परिचय हम लोग देख लेते हैं। ये जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? कभी कभी पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के थे, स्किनर कहाँ के थे, पावलोव कहाँ के थे, तो ये निवासी कहाँ के थे। इस तरह से क्वेश्चन एक आध नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये कहाँ के थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे और ये पियाजे के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। इनका सिद्धांत लगभग पियाजे के सिद्धांत पर ही बेस्ड है, लेकिन कुछ उनसे डिफर भी है। उन्होंने अपनी अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया था और इन्होंने 3 भागों में। उन्होंने ये कहा था पियाजे ने कि बच्चे स्वयं सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें समाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे को अपने से बड़े लोगों की या समाज की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रूनर का सिद्धांत जो वो पियाजे, वाइगॉस्की दोनों लोगों से मिला जुला है। इनका जन्म हुआ था 1915 में। 1915 में। खैर, जन्म, मृत्यु इन सब से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है। और डेथ हुई थी इनकी 2016 में, भी जल्दी में ही हुई है इनकी डेथ। लगभग इन्होंने कितने 100 वर्षों से ऊपर का जीवन जिया है। तो डेथ हुई इनकी 2016 में और जन्म कब हुआ है? 1915 में हुआ था। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पर अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था। ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थे, फेलोशिप जो है पीएचडी कर रहे थे। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बेस बनाने के लिए ज़रूरी है इनका जीवन परिचय हम लोग जान लें। इससे हम लोगों को सिद्धांत जो है वो दिमाग में अच्छी तरह से याद रहता है, जब उसकी कोई जो है एक कहानी की तरह उसको पढ़ा जाए। ब्रूनर के कुछ सिद्धांत हैं। ब्रूनर क्या कहते हैं? सिद्धांत नहीं, सॉरी, ब्रूनर के कुछ वाक्य हैं, कुछ लाइनें हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या कहते हैं ब्रूनर? कथन है उनके। ब्रूनर कहते हैं कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है,
बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृत युक्त होता है। क्या बोला? कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृत युक्त होता है। ये ब्रूनर का कथन है, इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रूनर ने क्या बोला कि बच्चे अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? उनका जो वर्तमान ज्ञान होता है, उसी बेसिस पर वो अपने नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। ब्रूनर कहते हैं कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया से क्या मतलब होता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बालक स्वयं करके सीखे, उसमें बालक स्वयं इन्वॉल्व रहें, उसके बाद ही वो अच्छे तरह से सीख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि क्लास में आप टीचर आता है पढ़ाने तो बस लेक्चर दे के चला जाता है, या खुद क्वेश्चन सॉल्व करता है ब्लैक बोर्ड पे और बच्चे उसको बस कॉपी कर रहे हैं और वो चला जाता है। वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया, उसमें बालक सक्रिय नहीं है। तो बालक को स्वयं करके सीखने दीजिए, बालक स्वयं करके सीखे, या कोई ऐसी विधि अपनाइए आप जिसमें दोनों लोग भागीदारी रहे, बालक की भी और शिक्षक की भी। इस तरह से एक अधिगम जो है वो सक्रिय रहेगा, जिसमें बालक भी सक्रिय रहेगा और टीचर भी सक्रिय रहेगा। इस तरह से किया गया अधिगम जो होता है वो हमारे दिमाग पर अच्छी तरह से छाप छोड़ता है और वो सक्रिय अधिगम होता है, वो हमें भूलता नहीं है, उसमें हमारी रुचि भी उत्पन्न होती है। ब्रूनर क्या कहते हैं कि रुचि सबसे बड़ा उद्दीपन है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारी जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है, हम उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि नहीं होती, हम उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहते। वो भले ही हमें ना आता हो, लेकिन हम उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले बालक में रुचि जागृत करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रुचि सबसे बड़ा उद्दीपन होता है। रुचि अगर बालक में नहीं रहेगी तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। और इन्होंने वर्गीकृत अधिगम पर बल दिया। वर्गीकृत अधिगम क्या होता है? वर्गीकृत अधिगम होता है जैसे हमारी बुक होती है, कोई भी बुक हो गई, उसमें कई लेसन होते हैं और लेसन को भी कई यूनिट में बांटा जाता है। जैसे हम लोग साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, तो सिद्धांत में कुछ व्यवहारवादी सिद्धांत हो गए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हो गए, सामाजिक सिद्धांत हो गए। तो इस तरह से हम लोग बांट करके सिद्धांतों को पढ़ते हैं। उसी तरह से लेसन में भी खंड हो जाते हैं, लेसन होता है, लेसन के अंदर यूनिट आती है, यूनिट के अंदर कुछ पाठ आते हैं। तो इस तरह से बांट करके पढ़ा जाता है। तो वही होता है वर्गीकृत अधिगम पर बल दिया। और क्या कहते हैं कि अगर बच्चा मूल संरचना को समझ जाए तो किसी भी विषय का बोध बेहतर होता है। बिल्कुल सही है। अगर हमें मैथ ही सॉल्व करनी है और हमें उसका बेसिक नहीं पता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें ज्योमेट्री सॉल्व करनी है, हमें फार्मूले नहीं आते हैं, या हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी, तो क्या हम डायरेक्ट ज्योमेट्री सॉल्व कर लेंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेस क्लियर होना, बेस समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चा किसी भी लेसन का मूल संरचना समझ जाएगा तो वो किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ जाएगा। फिर ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा। कितने स्तरों में बांटा है? 3 स्तरों में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। लेकिन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा था? 4 अवस्थाओं में। और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तर में बांटा है। इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके सिद्धांत में कि इन्होंने सिद्धांतों को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है इनकी क्रियात्मक अवस्था, या सक्रियता की अवस्था, या इनएक्टिव स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी इनएक्टिव हिंदी में लिख के दे देगा, इनएक्टिव स्टेज क्या है, इस तरह से लिख के दे देगा। तो हिंदी से ज़्यादा इसकी इंग्लिश जाना जरूरी है। इनएक्टिव, इसकी एज क्या होती है? जन्म से 18 माह। जो है ये जो ईयर दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसको डिवाइड किया। किसी ने जन्म से 3 साल दिया हुआ है, किसी ने जन्म से 2 साल। तो जो है क्या है? जन्म से 18 माह पहली स्टेज हो गई। कौन सी? इनएक्टिव स्टेज, या क्रियात्मक अवस्था, या फिर सक्रियता की अवस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या अन्य नाम उसका क्या है? दृश्य प्रतिमा की अवस्था, या आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक मतलब आँख से देखना, आइकॉनिक तो क्या प्रतिबिंब आंखों से ही दिखता बनता है, तो प्रतिबिंब दृश्य, दृश्य मतलब भी देखना होता है। तो ये सब क्या? आइकॉनिक। इस तरह से याद रख सकते हैं कि आंखों से देखने से रिलेटेड है इनकी दूसरी अवस्था। तो क्या है? 3 से 7 वर्ष। इसका टाइम पीरियड क्या है? 3 से 7 वर्ष। पहली अवस्था हो गई इनएक्टिव, दूसरी हो गई आइकॉनिक, और तीसरी कौन सी है? संकेतात्मक अवस्था, या फिर सिंबॉलिक स्टेज। संकेतात्मक अवस्था या फिर सिंबॉलिक स्टेज। इसका क्या टाइम पीरियड है? 7 से 15 वर्ष। तो कौन कौन सी हो गई? पहली है इनएक्टिव, जन्म से 18 माह, या जन्म से 2 साल या 3 साल। ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि इनका जो है टाइम पीरियड क्या है।
उसके बाद फिर दूसरा क्या है, दूसरी स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। यह प्रतिबिंबात्मक अवस्था 3 से 7 वर्ष, और तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज 7 से 15 वर्ष। तो देखते हैं कि ये स्टेजेस में इन्होंने क्या दिया हुआ है। पहले ये है इनके तीनों स्टेज, आइकॉनिक, इनएक्टिव स्टेज। पहली 3 लर्निंग मॉडल्स दिए इन्होंने, कौन कौन से, बौद्धिक विकास के, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव में कैसे लर्न करते हैं हम लोग, लर्न थ्रू मूवमेंट ऑफ एक्शन, क्रिया के द्वारा सीखते हैं। और आइकॉनिक में लर्न थ्रू इमेज या आइकॉन्स, चित्रों के माध्यम से इसमें सीखते हैं बच्चे। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के माध्यम से सीखते हैं, अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं। ये कितने ईयर का बच्चा हो सकता है, ये जन्म से 2 वर्ष या 3 साल का बच्चा हो सकता है। ये कितने वर्ष का बच्चा हो सकता है, 3 से 7 वर्ष का हो सकता है। ये 7 से 15 वर्ष का बालक हो सकता है। ठीक, तो ये हो गए इनके 3 स्टेज। इसको हम लोग डिटेल में करते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहली स्टेज कौन सी है इनकी, क्रियात्मक अवस्था। क्या है, क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक जो वो भौतिक वस्तुओं से क्रिया करके, मतलब आसपास के वातावरण में वो क्रिया करके, खुद से क्रिया करके सीखता है। क्योंकि इस स्टेज में कितने कितने से कितने साल के बच्चे आते हैं, 0 से 3 साल के, मतलब जन्म से 3 साल के, 2.5 साल के या 2 साल के बच्चे आते हैं। तो वो क्या, उनमें उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि वो सोच सकें। तो इस अवस्था में बालक जो होता है वो हर एक कार्य को करके मतलब दृश्य के छू करके सीखता है। जैसे जो हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, इंद्रियों के माध्यम से वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। भूख लगने पर रोना, नींद आने पर रोना, हर एक कार्य के लिए वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, क्रिया करके सीखने का प्रयास करता है। और इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक प्रतिक्रिया या भाषा का महत्व नगण्य होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ रहता, ना ही उसमें भाषा आई रहती है। तो वो हर एक कार्य को करके सीखता है। खिलौने को देखिए मुँह में डालता है, खिलौनों को तोड़ देता है, हर एक चीज़ को तोड़ना, मरोड़ना, काट लेना, ये सारी अवस्थाएँ जो होती हैं वो क्रियात्मक अवस्था में होती है। वो करके सीखता है हर एक अवस्था को, इस तरह से वो बाह्य वातावरण से अपने संबंध स्थापित करता है। तो ये कौन-सी अवस्था है, ये क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज होती है। कौन-सी स्टेज होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है। मतलब गामक क्रियाओं के माध्यम से, गामक क्रियाएँ मतलब चलना-फिरना, उठना-बैठना, ये सारी ही होती हैं गामक गतिविधियाँ। तो इसमें बालक कैसे सीखता है, गामक गतिविधियों के द्वारा सीखता है। अगर पूछे कि बालक स्वयं करके सीखता है किस अवस्था में, गतिविधि आधारित कौन-सी अवस्था होती है, तो कौन-सी अवस्था होती है, पहली अवस्था क्रियात्मक अवस्था, या फिर कौन-सी स्टेज होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है। ये बालक है, देखिए ये 2 साल या 3 साल तक का बालक को कैसे सीखेगा ये बालक? खिलौनों को तोड़ना, काटना, उन्हें फिर एक बनाने की कोशिश करना, हर एक चीज़ को मुँह में डाल लेना, कोई भी चीज़ हो, भूख लगने पर रोने लगना, नींद आने पर रोना। तो ये होता है 0 से 2 या 3 वर्ष के बालक का, जो किस अवस्था में आते हैं, क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक मतलब करके सीखना, गतिविधि आधारित उनकी हर एक क्रिया होती है, उस तरह से वो सीखते हैं। फिर दूसरी स्टेज इनकी कौन-सी होती है, दूसरी स्टेज होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। कौन-सी अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मतलब आइकॉनिक स्टेज होती है। इस अवस्था में बालक कैसे सीखता है, इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से मतलब हर एक चीज़ को देख करके सीखता है वो। और यह अवस्था पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से समानता रखती है। किस अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस अवस्था, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से कौन सी अवस्था मैच होती है ब्रूनर की, तो कौन सी है वो, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ब्रूनर की कौन सी अवस्था मैच होती है, तो कौन सी अवस्था, वो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है। ठीक, इस अवस्था में बालक प्रारूप और चित्रों की सहायता से अधिगम करता है। कैसे सीखता है, चित्रों के माध्यम से देख करके सीखता है। जैसे ये बालक है, देखिए अगर आप किसी भी बालक को, 3 से 7 वर्ष का बालक है, उसको आप प्लस माइनस कुछ भी सिखाएँगे, तो चित्रों के माध्यम से आप अगर उसे सिखाएँगे तो बहुत अच्छी तरह से सीखेगा। जैसे ये है गिनतारा, या इस तरह से एक गिनतारा का यूज़ करके, या चित्रों का यूज़ करके, या सामान का यूज़ करके आप बालक को अगर सिखाते हैं इस अवस्था में, तो वो बालक बहुत अच्छी तरह से सीखेगा। तो चित्रों के माध्यम से किस अवस्था में सीखता है, या दृश्य वस्तुओं के माध्यम से किस अवस्था में बालक सीखता है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में या आइकॉनिक स्टेज में सीखता है।
बालक में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है और इस अवस्था में कैसे प्रारूप और चित्रों की सहायता से वह अधिगम रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की जो है उससे मैच करता है। इनकी दूसरी स्टेज ये है आइकॉनिक स्टेज। देखिए बच्चा इसमें किस तरह से सीखता है। आप जैसे बच्चों को होमवर्क ही मिलता है, देखिए स्टार्टिंग में इस तरह से फ्लावर बना के दे देंगे टीचर, ये कितना हो गया, ऐसे फ्लावर बना के दे देंगे, या जानवर का फिगर बना रहेगा तो इस तरह से पूछा जाता है। तो ये किस अवस्था में, आइकॉनिक स्टेज में पूछा जाता है। इस तरह से देखिए बालक इस तरह से सीख सकता है। फिर थर्ड स्टेज इनकी कौन सी है? थर्ड स्टेज है इनकी संकेतात्मक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज। कौन सी अवस्था है? संकेतात्मक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज। ये किस अवस्था से पियाजे की मैच करती है? औपचारिक अवस्था। जैसे उसमें बालक अतार्किक रूप से चिंतन करता है, उसी तरह से बालक इसमें भी अतार्किक बोल रही हूँ, तार्किक रूप से, अमूर्त रूप से, अमूर्त रूप से इसमें सोचने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। और इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेत या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। जिस अवस्था में बालक क्रियात्मक अवस्था में क्या था, उसमें भाषा नहीं थी, तो वो हर एक कार्य को अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रदर्शित करता था, कर के माध्यम से, रोना, चिल्लाना, हँसना, इस तरह से। लेकिन बालक जब बड़ा हो जाता है, 7 से 15 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तो वो भाषा का प्रयोग करने लगता है, सिंबल्स का यूज़ करने लगता है। तो जो है ये कौन-सी अवस्था होती है? संकेतात्मक अवस्था होती है। बालक भाषा, गणित, तर्क ये सब जो है करके सीखने लगता है, इन सब का उपयोग करने लगता है। संकेत के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता इस स्टेज में बढ़ जाती है। वो अमूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं। बालक प्रारंभ में जो है क्रियात्मक अवस्था में जब होता है तो वो क्रियाओं के द्वारा चिंतन करता है और फिर प्रतिबिंब के द्वारा सेकंड स्टेज में, आइकॉनिक स्टेज में करता है, फिर जो है वो संकेत या शब्दों के द्वारा चिंतन करने लगता है। ये है इनकी थर्ड स्टेज। सॉरी। फिर उसके बाद देखते हैं जैसे ये है, देखिए ये भी एक फिगर है, इसके माध्यम से भी आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये है इनकी पहली स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। ये है दूसरे स्टेज। देखिए फिगर के माध्यम से किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, प्लस माइनस आप इस तरह से सिखा सकते हैं। और फिर जब वो थर्ड स्टेज में आ जाता है तो उसे चित्रों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। कैसे सीख जाता है वो? सीधे नंबर आप उसे ऐसे ही देंगे, 3+3 या 2×3, तो वो खुद ही बता देगा। उसके माइंड में जो है ये मैप बनने लगेगा कि 2 है, ये 3 है। तो इस तरह से वो समझ जाएगा। तो ये कौन-सी स्टेज होती है? थर्ड स्टेज होती है। ये एग्ज़ाम्पल, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि बालक इसमें देखिए चित्रों के माध्यम से सीख रहे हैं, छोटे बालक हैं, इस तरह से सीखते हैं। और बड़ा होने पर बालक जब क्रियात्मक आइकॉनिक स्टेज में आता है तो वो चित्रों के माध्यम से सीखता है। और जब बालक 7 से 15 वर्ष का हो जाता है तो उसके माइंड में क्या फ़ॉर्मूले आने लगते हैं, प्लस माइनस जो है वो अलजेब्रा सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के सिंबल वो समझने लगता है। उस तरह से वो सॉल्व करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि उसके सामने समस्याएँ हों तभी वो सॉल्व कर पाए। वो अमूर्त, अगर आप उसे बताते हैं तो उससे भी वो जो है चिंतन करके उसका कंक्लूज़न दे सकता है। तो क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। कौन से स्टेज में? संकेतों के माध्यम से समझने लगता है। कौन-सा होता है ये? सिंबॉलिक स्टेज होता है। आई होप आप लोगों को तीनों अवस्थाएँ अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई होंगी तो आप लोग एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे सबको समझ आ गया होगा। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, पूछता है कभी-कभी कि स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की है, या स्पाइरल करिकुलम किसने दिया है, कुंडली पाठ्यक्रम की बात किसने की है? तो किन्होंने की है? ब्रूनर ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की है? किसने की है? ब्रूनर ने की है। ये क्या होता है स्पाइरल करिकुलम? जैसे ये होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से मतलब हमने इतना नया पढ़ा, उसके बाद फिर पिछला, यहाँ से ये इतना हमने पढ़ा, उसके बाद ये पिछला हमने रिवीजन किया, फिर ऊपर का हमने पढ़ा, फिर पिछला रिवीजन किया। ये होता है स्पाइरल, स्प्रिंग की तरह होता, मतलब नया पढ़ा, पिछला जो है रिवीजन किया, फिर नया पढ़ा, फिर पिछला रिवीजन किया। इस तरह से हमारा ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता जाता है। इस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ा, नया पढ़ा, पिछला रिवीजन किया, फिर नया पढ़ा, फिर पिछला रिवीजन किया। इस तरह से अभ्यास होता रहता है तो उस विषय में हमारी मास्टरी हो जाती है। और अगर एक बार हम ज्ञान को पढ़ते हैं और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं अगर उस पर अभ्यास ना करें। इनके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी हैं। वो ब्रूनर क्या कहते हैं कि अधिगमकर्ता जो बालक होता है उसके सामने ऐसी परिस्थिति का आप निर्माण करें कि वो स्वयं करके सीखे। उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आप उत्पन्न करें कि वो अपना दिमाग का यूज़ करे, वो खुद चिंतन करे और उस समस्या को सॉल्व करे।
ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि की अपेक्षा, मतलब रिजल्ट की अपेक्षा उस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, बालक के समझने पर बल देना चाहिए। रिजल्ट की अपेक्षा उस प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए कि बालक किस तरह से सीखे, और बालक में ये समझ विकसित करनी चाहिए कि ज्ञान जो है परिणाम नहीं है, ज्ञान परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया है। आजकल के बच्चे या पेरेंट्स ही ज़्यादातर रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बालक किस तरह से सीख रहा है, बालक रट्टा मार के एग्ज़ाम दे रहा है, बालक नकल करके एग्ज़ाम दे रहा है, बालक किस तरह से सीख रहा है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बस उन्हें रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो क्या है, ब्रूनर क्या कहते हैं कि ज्ञान जो है वो परिणाम नहीं होता है बल्कि प्रक्रिया होती है। बालक किस तरह से सीख रहा है, स्वयं सीख रहा है या रट्टा मार रहा है, इस तरह ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बालक उस प्रक्रिया के द्वारा अच्छे ढंग से समझ के सीखे, ना कि बस रिजल्ट के लिए पढ़े। इन्होंने खोजपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया है। जिस तरह से पियाजे ने खोजपूर्ण अधिगम पर बल दिया, खोजी उपागम की बात कही है, बालक के खोजी प्रवृत्ति का होता, उसी तरह से ब्रूनर ने भी कहा कि बालक जो है खोजी प्रवृत्ति का होता है। अब खोजपूर्ण का क्या मतलब होता है कि विद्यार्थी को कुछ बताने या अधिगम कराने की अपेक्षा स्वयं के लिए उसको खोजपूर्ण अधिगम के द्वारा ज्ञान संरचना के अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब आप बालक को थाली में जिस तरह से बना बनाया मिल जाता है कि लो खा लो, इस तरह से नहीं देना चाहिए। आप बालक के सामने खुद समस्याएं दे, बालक उसे खुद सॉल्व करे, इस तरह से बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करे। और इससे बालक क्या होता है, जब स्वयं करके सीखेगा तो उसका जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान संरचना के निर्माण में उसे अवसर प्रदान होगा, वो अपने दिमाग का यूज करेगा। इस तरह से उसका अधिगम अस्थायी होगा, उसका अधिगम अच्छा होगा, बेहतर होगा, रट्टा मार नहीं होगा। फिर ब्रूनर की एक महत्वपूर्ण बुक है, कौन सी है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कौन सी बुक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी बुक है, ब्रूनर की बुक है। ये हो गया ब्रूनर का सिद्धांत। अब ब्रूनर के सिद्धांत से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। संज्ञानवादी अगर आए तो कौन है, संज्ञानवादी पियाजे को माना जाता है। लेकिन अगर आधुनिक की बात करें तो कौन है आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, जेरोम ब्रूनर है। कौन है, जेरोम ब्रूनर है। अगर संज्ञानवादी की बात करें तो वो हो गए पियाजे, लेकिन अगर आधुनिक संज्ञानवादी की बात करें तो वो जेरोम ब्रूनर है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत जीन पियाजे को आधार बनाकर प्रस्तुत किया। कार्ल रोजर्स, बंडूरा, जेरोम ब्रूनर, या इनमें से कोई नहीं। तो किन्होंने किया, जेरोम ब्रूनर ने किया। इनका सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और लगभग उनके सिद्धांत से मिलता जुलता ही इनका सिद्धांत है, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी हैं। उन्होंने 4 स्टेज दिया, इन्होंने 3 स्टेज दिया। उन्होंने बालक को समाज बिल्कुल माना ही नहीं कि बालक के जीवन में समाज का रोल है, लेकिन इन्होंने समाज का रोल माना है कि बालक को सीखने के लिए समाज की ज़रूरत होती है, उसके बड़े लोगों की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने, ब्रूनर ने माना हुआ, लेकिन पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं माना। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, कि ब्रूनर के सिद्धांत जो है, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया उसका शिक्षा में क्या यूज है। पहला क्वेश्चन है कि बालक के जीवन से जोड़कर शिक्षा करानी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर बालक को कक्षा में क्रियाशील तत्पर रखना चाहिए, ये भी सही है। निष्क्रिय बन के बच्चा बैठा रहेगा तो वो सीख ही नहीं सकता है। फिर विश्लेषणात्मक चिंतन की तुलना में आकस्मिक विचारों को महत्व देना चाहिए, ये भी सही है। फिर उपरोक्त सभी इनके ये चारों ही सही है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर अगला क्वेश्चन है कि आयु की किसी भी पड़ाव पर बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है ये, कि आयु की किसी भी पड़ाव पर बालकों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह कथन किसका है, जीन पियाजे का, जेरोम ब्रूनर का, एरिक्सन का, या वाटसन का। तो ये किसका कथन है, जेरोम ब्रूनर का। क्या है कि आयु की किसी भी पड़ाव पर बालकों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। और क्या कहा था कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि संस्कृति युक्त बालक होता है। ये 2 कथन हो गए इनके, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जब अपना प्रयोग किया था, सबसे पहले इन्होंने अपना प्रयोग प्रौढ़ों पर किया था, उसके बाद इन्होंने जो है स्कूल जाने वाले बच्चों पर किया, फिर उसके बाद इन्होंने 3 साल के बालकों पर किया, फिर उसके बाद जो है जन्मजात बच्चों पर किया। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि जेरोम ब्रूनर ने बालकों की किस
व्यवहार पर अपना अध्ययन किया था? जेरोम ब्रूनर ने बालकों के किस व्यवहार पर अपना अध्ययन किया था? शिशु अपनी आवश्यकता अनुभूतियों को कैसे प्रकट करता है? बिल्कुल। या शैशवावस्था में एवं बाल्यावस्था में चिंतन का स्वरूप कैसा होता है? ये भी इस पर भी किया था कि शैशवावस्था में बालक क्रियात्मक अवस्था से क्रिया के द्वारा चिंतन करता है, बाल्यावस्था में आइकॉनिक स्टेज में वो चित्रों के माध्यम से अपना चिंतन करता है। तो और तीसरा क्या है कि बालक में नैतिक विकास दंड और पुरस्कार के द्वारा होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, इन्होंने दंड पुरस्कार की बात ही नहीं की है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 1 और 2 सही है। तो ये हो गया हम लोगों का जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, जो केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस के साथ साथ ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि सिद्धांतों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि केवीएस का एग्जाम पेडागोजी उसमें ज़्यादा है, तो वो सीबीएसई ही कराएगी, तो उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना पूछ करके जिस तरह से सिटेट में पूछा जाता है उस तरह से पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक एक सिद्धांत को अच्छे से कवर करें। साथ ही साथ हम केवीएस के लिए हिंदी की क्लासेस भी लेकर आते हैं, जो एक निश्चित क्रम में चल रही हैं। तो जिन लोगों को जो है हिंदी की क्लास करनी है वो लोग देख सकते हैं, 2-3 वीडियोज़ हमारी पड़ी हुई हैं। इस तरह से हम लोग एक-एक टॉपिक को एक-एक दिन में कवर करेंगे और हम लोगों की केवीएस की तैयारी बेहतरीन ढंग से होती रहेगी। चूँकि पेडागोजी 60 नंबर की है, हिंदी 30 नंबर के, ये सब बड़े-बड़े पोर्शन है जिसको हम लोग, बड़ा पोर्शन हो या छोटा, एक-एक नंबर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग हर एक जो है सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नए सिद्धांत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।